नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS PCS एकेडमी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे महासागर की। तो दोस्तों, महासागर में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की। ये देखिए विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, जिसकी आकृति जो है वो त्रिभुज के जैसी है। प्रशांत महासागर जो है वो पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल पर पश्चिम से पूर्व यानी कि 16,000 किलोमीटर चौड़ाई है और उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य 14,880 किलोमीटर की लंबाई में एक त्रिभुजाकार के रूप में फैला है। इसकी जो औसत गहराई है वो 4,572 मीटर और इसका जो क्षेत्रफल है वो करीब आपका 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य है, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है, पूर्व में दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसमें कई आंतरिक और सीमांत सागर जैसे बेरिंग सागर, जापान सागर, ओखोटस्क, चीन सागर, इस तरह के सागर जो हैं वो पाए जाते हैं। राफुरा, कोरल। प्रशांत महासागर में मध्यवर्ती कटक नहीं पाए जाते हैं, किंतु कुछ बिखरे कटक जैसे प्रशांत कटक, न्यूजीलैंड रिज, क्वींसलैंड पठार आदि पाए जाते हैं इसमें। इसके साथ अगर हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में, तो ये महासागर विश्व के क्षेत्रफल का 1/6 भाग है और प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का 1/2 भाग में विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। इसका आकार जो है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसकी जो पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है वो 5,920 किलोमीटर है। ये भूमध्य रेखा की ओर संकरा होता जाता है। साउराक अंतरीप तथा लाइबेरिया तट के बीच में इसकी जो चौड़ाई है वो 2560 किलोमीटर हो जाती है। इसके उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर स्थित है। ये दक्षिण में खुला है, पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका और पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका अवस्थित है। अटलांटिक महासागर के मगन तट पर कई सीमांत सागर तथा असंख्य द्वीप जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे सीमांत सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, हडसन की खाड़ी, डेनमार्क जलडमरू मध्य तथा डेविस जलडमरू मध्य आदि। मगन तट पर स्थित द्वीपों में बरमुडा, सेंट हेलेना, फॉकलैंड, केप वर्डे, ब्रिटिश द्वीप, ट्रिनिडाड एवं जर्जिया प्रमुख है। मध्य अटलांटिक कटक की जो कई शाखाएं हैं उसमें डॉल्फिन उभार है जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। चैलेंजर उभार है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। विविल टॉमसन कटक है, ये आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है। टेलीग्राफिक पठार जो है वो ग्रीनलैंड के दक्षिण में है। न्यू फाउंडलैंड जो पठार है आपका उभार है ये 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में मध्य अटलांटिक कटक न्यू फाउंडलैंड उभार कहलाता है। अजोर उभार जो है वो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण मध्यवर्ती मटक से एक शाखा अलग होकर अजोर उभार के नाम से अजोर तट की ओर जाती है। वाल्विस कटक जो कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ही अफ्रीका के मगन तट पर स्थित है। रायो ग्रैंडी उभार जो है ये दक्षिण अमेरिका की ओर उन्मुख है। मध्यवर्ती कटक में कई चोटियां सागर के ऊपर दृष्टिगत होती हैं, जैसे अजोर्स का पिको द्वीप और केप बर्डे द्वीप। अटलांटिक महासागर में बहुत कम द्वीप पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख है दक्षिण सैंडविच खाई, केप वर्डे गर्त, प्यूरिटोरिको गर्त जो है, रोमशे गर्त आदि। अब जो तीसरा है वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप है, दक्षिण में अंटार्कटिक है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। कार्लसबर्ग कटक अरब सागर को 2 भागों में बांटता है। डियागो गार्सिया द्वीप जो है वो इसी महासागर में स्थित है। सीमांत सागरों में मोजाम्बिक चैनल, अंडमान सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी आदि प्रमुख है। इस महासागर में भारत के दक्षिण से शुरू होकर मध्यवर्ती कटक, दक्षिण में अंटार्कटिका तक क्रमबद्ध रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला है, जो इस प्रकार है: साकोना, सेचलिस, सेंट पॉल, एम्स्टर्डम और मेडागास्कर। हिंद महासागर के मध्यवर्ती कटक पर क्रम से लंकादीव, मालदीव, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, करगुलेन, प्रिंस एडवर्ड, क्रॉजेट आदि द्वीप जो हैं वो पाए जाते हैं। महासागरीय तापमान की अगर हम बात करें तो महासागरीय तापमान जो है वो तटवर्ती स्थलीय भागों की जलवायु को प्रभावित करता है, यानी कि जो तट के समीप जो स्थलीय भाग हैं उनकी जलवायु को प्रभावित करता है। और महासागरीय जल का जो औसत तापांतर है वो नगण्य यानी कि लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उच्चतम तापमान शाम को 2 बजे और न्यूनतम जो तापमान है वो प्रातः 5 बजे होता है। महासागरीय जल के तापमान के वितरण को निम्नलिखित जो कारक है वो प्रभावित करते हैं। देखिए, अक्षांश तो तापमान के वितरण को प्रभावित करता ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश घटता है।
उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये 16 डिग्री सेल्सियस होता है। व्यापारिक हवाओं की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में कम तापक्रम तथा पश्चिमी भाग में अधिक तापमान होता है। पछुआ पवन की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में अधिक तापमान होता है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने से सतहीय जल का तापमान घटता है, क्योंकि ये ध्रुवों की और सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण असमान तापमान वितरण होता है। उत्तरी गोलार्ध में गर्म स्थल के संपर्क में आने से महासागर अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेता है, जिस कारण यहाँ का जो तापमान है वो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। निम्न अक्षांशों में स्थलीय भागों से घिरे सागरों का जो तापमान है वो अधिक होता है, जैसे भूमध्य सागर 26.6 डिग्री सेल्सियस, लाल सागर 37.8 डिग्री सेल्सियस तथा फारस की खाड़ी 34.4 डिग्री सेल्सियस। जिस स्थान पर गर्म धाराएं पहुंचती हैं वहां का तापमान बढ़ता जाता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तापमान बढ़ा देती है। ठंडी धाराएं जो हैं वो तापक्रम को नीचे कर देती हैं, जैसे लेब्राडोर ठंडी धारा उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्व तट के तापमान को हिमांक के पास पहुँचा देती हैं। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करें महासागरीय लवणता की, तो सागरों के सतह पर समान लवणता वाले जो क्षेत्र हैं उनको मिलाने वाली रेखा जो है उसको आइसोहेलाइन कहा जाता है, समलवण रेखा कहा जाता है। महासागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को महासागरीय लवणता कहा जाता है। इसे ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। महासागरीय जल की जो लवणता है वो लगभग 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। लवणता के संघटकों में क्लोरीन सबसे अधिक मिलने वाला तत्व है। कर्क तथा मकर रेखाओं के क्षेत्र में लवणता जो है वो सबसे अधिक होती है, जबकि ध्रुवों पर जो है वो सबसे कम होती है। सागरीय लवणता अधिक होने पर जल का जो क्वथनांक है वो अधिक होगा और हिमांक जो है वो कम होगा। सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ेगा। लवणता अधिक होने से वाष्पीकरण जो है वो न्यून होता है और पृथ्वी सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत है। नदियाँ सागर तक लवण पहुँचाने वाली प्रमुख कारक हैं। पवन भी स्थल से सागर तक नमक पहुँचाने का कार्य करती है। ज्वालामुखी से निःसृत राखों से भी कुछ लवण प्राप्त होता है। सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक हैं कि सागरीय हिम के पिघलने से लवणता में कमी आती है। बड़ी नदियां महासागर के तटीय जल की लवणता को कम कर देती हैं। वाष्पीकरण से सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। वर्षा लवणता को कम कर देती है। प्रति चक्रवातीय दशा तथा उच्च वायुमंडलीय दाब से सागरीय लवणता जो है वो बढ़ती है। बात करते हैं महासागरीय धाराओं की, तो सागरों और महासागरों की सतह पर जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धारा कहते हैं। जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागरीय सतह का जल मंद गति से परिसंचालित होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं, जैसे दक्षिणी व उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। समुद्र का जल जब एक निश्चित दिशा में अपेक्षाकृत अधिक वेग से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। इनका वेग 28 से 42 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जैसे एल नीनो धारा। एल नीनो पेरू के पश्चिमी तट से 200 किलोमीटर दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने वाली एक गर्म जल धारा है। ला नीनो क्या है? ये एक विपरीत महासागरीय धारा है। इसका प्रभाव तब होता है जब एल नीनो का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है। ला नीनो एल नीनो की विपरीत स्थिति है, अर्थात ला नीनो जो है वो साधारण स्थिति है। एल नीनो मार्डो की मध्य प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। इसे डेट लाइन एल नीनो भी कहते हैं। यह जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। समुद्र का जल जब अधिक गति से एक सुनिश्चित दिशा में भूपृष्ठीय नदियों की भांति गतिशील होता है तो इसे विशाल धारा कहते हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम। बात करते हैं महासागरीय धाराओं के प्रकार की, तो तापमान के आधार पर जो है वो 2 प्रकार की हैं, गर्म धारा, ठंडी धारा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली जो धाराएं हैं वो गर्म धाराएं कहलाती हैं, जैसे ब्राज़ील धारा। और ठंडी धारा जो है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली धाराएं ठंडी धारा होती हैं, जैसे लेब्राडोर धारा। आप विषुवत रेखा आप जानते ही हैं, 0 डिग्री लाइन। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण धाराओं की दिशा में झुकाव हो जाता है। फेरल के नियमानुसार क्या है कि ये झुकाव उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो बाईं तरफ है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो आभासी बल है उसको कॉरियोलिस बल भी कहते हैं। और महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति है, वायुदाब और पवन है, सागर की लवणता में अंतर है, तटरेखा का आकार भी है और घनत्व में अंतर और तापमान में भिन्नता। ठीक है, बात करते हैं प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं, गर्म जल धारा, उनकी बात करते हैं। तो गर्म जल धाराएं जो हैं उसमें आपका उत्तर विषुवत रेखीय धाराएं हैं, दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा है, उत्तरी प्रशांत धारा है, क्यूरोशियो धारा है, सुशीमा धारा है, अलास्का की धारा है, एल नीनो धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है। ठंडी जल धारा की अगर हम बात करें तो क्यूराइल या ओयाशियो धारा है, ओखाटस्क धारा है, पश्चिमी पवन धारा है, कैलिफोर्निया धारा है, पेरू या हम्बोल्ट धारा है।
अटलांटिक महासागर की धाराओं की अगर हम बात करें तो उसमें जो गर्म जल धाराएं हैं उसमें गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, विपरीत विषुवत रेखीय धारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा, फ्लोरिडा धारा। ठंडी जलधाराओं की अगर हम बात करेंगे तो वेंगुएला की धारा, केनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा, फॉकलैंड की धारा, अंटार्कटिका प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक महासागर प्रवाह। सारगैसो सागर क्या है? तो सारगैसो शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द सारगैसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है समुद्री घास। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, केनारी धारा और उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा द्वारा एक प्रति चक्रवातीय प्रवाह क्रम पाया जाता है, जिसके अंतर्गत शांत और गतिहीन जल पाया जाता है, जिसमें सारगैसम गैस घास जो है वो फैली रहती है। इस भाग को सारगैसो सागर भी कहा जाता है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। ये जो है वो 20 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर और 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में पाया जाता है। यहाँ अटलांटिक महासागर की जो सर्वाधिक लवणता है वो 37 डिग्री पाई जाती है। सारगैसो सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं जो हैं वो प्रवाहित होती हैं। ये एक ऐसा सागर है जिसका तट नहीं है। इसको महासागरीय मरुस्थल के रूप में ही पहचाना जाता है। इसका औसत वार्षिक तापमान जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। सागर में तैरती हुई घास जो है वो नौवहन में बाधा उत्पन्न करती है। अब बात करते हैं हिंद महासागर की धाराओं की। तो इसमें जो गर्म जल धारा है उसमें अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा, दक्षिण पश्चिम मानसून धारा, उत्तर पूर्वी मानसून धारा और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा है। ठंडी जल धारा की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है। महासागरीय धाराओं का जो प्रभाव है वो है, जब गर्म धाराएं ठंडे भागों में पहुंचती हैं तो वहां अधिक सर्दी नहीं होने देती हैं। ठीक है, जब गर्म धाराएं पहुंच जाएंगी ठंडे भागों में तो सर्दी कहाँ से होगी? जैसे ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि का जो तापमान है वो गल्फ स्ट्रीम के बड़े भाग उत्तरी अटलांटिक धारा के कारण अपेक्षाकृत जो है वो गर्म रहेगा। इसी तरह जब ठंडी धारा किसी स्थान के तापमान को अत्यंत नीचा कर देती है, जैसे क्यूराइल, लेब्राडोर, फॉकलैंड की ठंडी धाराएं प्रभावित क्षेत्रों में भारी हिमपात के लिए जिम्मेदार हैं। गर्म धाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं जो हैं वो नमी धारण करके प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। जैसे जापान के पूर्वी भाग में क्यूरोशियो धारा के कारण जो है वो वर्षा होती है। ठीक है, याद रखिएगा आप। गर्म ठंडी धाराओं के मिलन स्थल पर कोहरा पड़ता है, जो नौवहन के लिए संकट की स्थिति होती है। इसी कारण न्यू फाउंडलैंड के पास लेब्राडोर ठंडी धारा तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के मिलने से ताप व्यतिक्रम होने से घना कोहरा पड़ता है। जहाँ ठंडी और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं वहाँ मछली पकड़ने का एक विशाल क्षेत्र बन जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। धाराओं द्वारा मछलियों के लिए प्लैंकटन लाया जाना मछलियों के लिए आदर्श स्थिति को पैदा करता है। गल्फ स्ट्रीम द्वारा यह प्लैंकटन जो है वो न्यू फाउंडलैंड तथा उत्तर पश्चिम यूरोपीय तट तक पहुंचाया जाता है, जिस कारण वहां पर मत्स्य उद्योग जो है वो अत्यधिक विकसित हो गया है। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में रखते हैं इतना। अगली वीडियो में हम बात करते हैं ज्वार भाटा के बारे में। धन्यवाद।